एक जो सामाजिक आर्थिक न्याय का जो अवधारणा है वो रामविलास पासवान का शुरू से योगदान रहा है, चाहे जिस स्तर से। रामविलास पासवान इस स्तर से रहे कि कोई भी उनके दरवाजा पर कभी गया वो खाली नहीं आता था। लेकिन आज पशुपति पारस को देख लीजिए, उनका आम जन स्वभाव नहीं हुआ है। वो चाह रहे हैं कि हमको ईद का चांद मिला हुआ है, चलिए हम अपने सत्ता में बैठल रहे। इतनी लड़ाई लड़के उन्होंने एक पार्टी बनाया था और ये दोनों चाचा भतीजा के कारण क्या हुआ, पार्टी को विखंडित हो गया। लेकिन आज भी जो आप देखिएगा यहाँ जितने भी पसमान का है, आज भी आप आए हैं, क्या रोड का स्थिति अच्छा है? आप कहीं भी हाजीपुर में जाके देखिए। आपको क्या लग रहा है कि चाचा भतीजा में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? तो अभी जनता जो भी है कंफ्यूज में पड़ा हुआ है। जितने भी जनते हैं उनसे यह मांग है कि आप दोनों चाचा भतीजा एक होकर इलेक्शन लड़े, और नहीं तो यह भी हाजीपुर का संसद जो निधि आपका सीट है यहाँ से भी आप हार सकते हैं। नमस्कार, ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है। इस वक्त हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से वर्तमान सांसद हैं पशुपति पारस जी, जो केंद्र में मंत्री हैं। कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि इस 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ से जमुई के सांसद चिराग पासवान भी चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि 2024 में चाचा भतीजा में किसका पलड़ा भारी रहेगा। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी जी जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम हुआ बीरू पासवान। बीरू पासवान जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। 2024 में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जमुई के सांसद चिराग पासवान जी भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और वर्तमान सांसद हैं यहाँ से पशुपति पारस जी, केंद्र में मंत्री भी हैं, एनडीए के साथी हैं। आपको क्या लग रहा है कि चाचा भतीजा में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? देखिए, ये दोनों जो राजनीतिक लोग हैं, ये अगर मान लिया जाए चाचा भतीजा हैं, तो अभी जनता जो भी है कंफ्यूज में पड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों का एक अपना अपना जगह वजूद है। और उस वजूद में अगर ये दोनों अगर हम चाहते हैं, यहाँ के जितने भी जनते हैं उनसे यह मांग है कि आप दोनों चाचा भतीजा एक होकर इलेक्शन लड़े, और नहीं तो यह भी हाजीपुर का संसद जो निधि आपका सीट है यहाँ से भी आप हार सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वोट बंटवारा होगा वो हार जाएंगे। मतलब वोट बंटवारा का आपको डर है? कि वोट एकदम तय है कि उनका वोट बंटवारा, जैसी पसमान जाति का चाहे यहाँ पे जो है 6% के हिसाब से वोटिंग होता है, 6% के हिसाब से वोटिंग होने के बाद जैसी 3 आएगा, क्योंकि उनका भी एक अलग वजूद है। क्योंकि उनको जाना जाता है कि रामविलास पासवान का दहिना उनको हाथ माना जाता था उस क्षेत्र में, जिस समय उन्होंने दलित सेना का निर्माण किए थे। और उस दलित सेना में कौन लोग थे? सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग थे, जो उनको हमेशा उनको वोटिंग करते आया। लेकिन आज भी जो आप देखिएगा यहाँ जितने भी पसमान जाति का है, आज भी आप आए हैं, क्या रोड का स्थिति अच्छा है? आप कहीं भी हाजीपुर में जाके देखिए। हम ये चाहते हैं कि रोड की अच्छा से बने और दोनों गोटा संयुक्त होकर इलेक्शन लड़े। क्या लगता है कि चुनाव से पहले चाचा भतीजा एक हो सकते हैं? ये एकदम संभावना हमको लग रहा है कि ये 2024 में, और जनता का भी मांग है कि राजद के साथ जाए, क्योंकि बीजेपी कभी भी दलित के साथ कोई भी वोटिंग नहीं किया। वोटिंग करने के बाद भी शोषण हुआ है बीजेपी के लिए, हम लोग के लिए। 2019 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो ये एनडीए के साथी थे और लंबे समय से एनडीए के साथी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा सकते हैं? एकदम तय है इसका। इनका आप संकेत देखिए, हमेशा संकेत को देखिए, क्योंकि हम उसमें देख रहे हैं कि जब भी कोई मुद्दा बनता है तो ये दोनों गोटा अभी क्लियर नहीं है। पहले जो बोलते थे कि चिराग जी की हम बीजेपी के हनुमान हैं, लेकिन अब उनका जो इधर जो इनका स्टेटमेंट जो आया, वो डायरेक्ट बोला कि मैं बीजेपी का हनुमान नहीं हूँ। तो इसका कैसे हम इसको मान गए? हम तो लग रहा है कि डायरेक्ट जाएंगे इस बात के लेकर। चिराग पासवान का युवाओं में क्रेज है और कुछ लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बने, मुख्यमंत्री बने। तो अगर महागठबंधन में जाएंगे तो क्या उनके लिए ये राह आसान होगा? नहीं, कभी नहीं दे सकता है। ये शुरू से रहा है। इस समय पूर्व में भी आप देखिए 3 बार जब भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, क्या उनको कभी सपोर्ट किसी ने किया? कोई पार्टी लेकर वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, और बनाएगा कभी बीजेपी। तो जब चिराग पासवान जी उनका आगे का रास्ता क्लियर नहीं होगा तो कैसे महागठबंधन में चले जाएंगे? ये हमको तो जैसा लग रहा है, क्योंकि हम खुद पीएचडी के स्कॉलर है और रामविलास पासवान पर ही हम काम कर रहे हैं। उनका सामाजिक आर्थिक जो न्याय का जो उनका अवधारणा था, उनके पीछे आप रीजन जाके देखिए, कितनी लड़ाई लड़के उन्होंने एक पार्टी बनाया था। और ये दोनों चाचा भतीजा के कारण क्या हुआ, पार्टी को विखंडित हो गया। अगर मान लिया जाए चिराग जी से मान लिया जाए बड़े थे, पशुपति पारस जी बड़े थे, अगर मान लिया जाए कुछ दिन उनके ही सत्ता उनको दिए रहते और पार्टी रहता तो कितना अच्छा लगता है। सब लोग से यही मांग था, सब लोग चाहते थे कि पार्टी नहीं टूटे।
आप स्कॉलर हैं, थोड़ा नज़दीक आइए, आपसे बात करने में काफ़ी आनंद आएगा। पशुपति पारस जी जब पार्टी पे काबिज हुए, अभी आपने कहा बड़े थे उनको देना चाहिए था। एक डायलॉग खैर वो फिल्मी है, लेकिन कहने सुनने में आता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। जिस वक्त चिराग पासवान जी छोटे रहे होंगे तो भाई के कंधे से कंधा मिलाकर पशुपति पारस जी चले होंगे, चले होंगे, उनको सपोर्ट किया होगा, नैतिक सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट, शारीरिक सपोर्ट, मैन पावर से जो भी होता है। तो पार्टी को दोनों लोग लेकर एक मुकाम तक आए, यहाँ तक आए। जी। तो अगर वो गार्जियन थे तो इनको स्वतः उनको गार्जियन मान लेना था, फिर ये लड़ाई क्यों हुई? ये देखिए, आपका रिसर्च क्या कहता है? इसमें हमको यह रिसर्च पता चलता है कि ये लोग का एक अलग गुटबंदी हुआ है। उस गुटबंदी में जो तीसरे फ्रंट के व्यक्ति थे वो सक्सेस हो गए। कि जब तक देखिए किसी का भी पार्टी जो होता है, पार्टी माँ का समान है, और उस माँ के समान में कौन आदमी जाके उसको फूट पड़ा, इसके लिए तो निर्णय वो दोनों व्यक्ति को बैठ के मंथन करना चाहिए ना, कि हम कैसे उनको मंथन करके इसका निदान हम निकाल पाए। पार्टी के स्तर पर अगर मजबूती देखा जाए तो पशुपति पारस जी हैं, लेकिन अगर जनता के स्तर पर मजबूती देखा जाए तो ये आने वाला समय बताएगा। आपका रिसर्च क्या कहता है? ये रिसर्च हमको यह पता चलता है कि देखिए जो भी है वो चिराग के साथ में है, एकदम तय है। कोई भी जो भी है, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि जातिवाद के रूप में हम नहीं मानते हैं, लेकिन उनका जो भी स्वर्ण जाति है, चाहे जो उनका व्यक्तित्व है, वो मतलब समझिए कि उनका पास सब पक्ष का वोटिंग आएगा। लेकिन अब इसमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम लोग का मांग है कि कम से कम चाचा भतीजा एक होकर लड़े यहाँ से इलेक्शन। पशुपति पारस जी हों, चिराग पासवान जी हों, हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी बना उसी से दोनों है। पार्टी बनी थी दलितों के लिए, लेकिन एक ये ऐसी पार्टी है, मैं बता दूं कि इस पार्टी में दलितों के साथ साथ सवर्णों को भी जोड़ के रखा गया। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जी, इस बात को हम संपूर्णतः मानते हैं, क्योंकि आप यह चीज़ को देखिए, जो व्यक्ति 74 के बाद इलेक्शन हमारे जो बिहार में जब जिस समय आए उभरे, उस समय उनका हम गुरु जी से भी मिले हैं। उनका जगजीवन नाम बेगूसराय में वो प्योर लाइब्रेरियन जाके आज भी उनका देखिएगा, उनका गुरु का नाम था जगजीवन सिंह। तो उन्होंने ही पहला व्यक्ति थे जो साइकिल पर बैठा के रामविलास पार्टी जिस समय यहाँ जब हाजीपुर में ये 77 के जो घटना जो गिनीज वर्ल्ड में जो इनका नाम हुआ, जिस समय ये इलेक्शन लड़ रहे थे, डर रहे थे। उस समय जानिए दो पक्ष का लड़ाई चल रही थी, एक समाजवाद और एक पूंजीपति। और उस पूंजीपति को हराने वाले रामविलास पासवान थे, जो साइकिल पर चढ़ के यहाँ प्रचार मांगे। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनको वोटिंग नहीं दिया, चाहे कुशवाहा हो, चाहे यादव हो, सब लोगों ने वोटिंग किया था। रामविलास पासवान जी को एक पार्टी विशेष का नेता कहना गलत होगा हमारे हिसाब से। जी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी के साथ केवल दलित वर्ग ही नहीं था, उनको समर्थन करने में, उनको सपोर्ट करने में, उनके थिंक टैंक में, उनके कार्यकर्ता में, उनके सहयोगियों में सवर्ण जाति का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। आप चूँकि रिसर्च कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? इस पर मेरा कहना यही है कि वो 70 के बाद का माहौल और उसके बाद 2000 बाद का माहौल, ये दोनों में अंतर आ गया। जिस समय 70 में जो इलेक्शन होते थे तो कपड़ा का जो शैली होता था, उनके पास कपड़ा भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा, वो मंत्री आती है। उस समय डीएसपी से भी कहा जाता है कि वो पद पर थे। लेकिन बाद में उनका पीछे जाके देखिए, पीछे का जो वातावरण, बिहार का जो कल्चर था, वो कल्चर बहुत पीछे हम लोग थे। जिसमें मतलब समझिए कि सही से न खान था, न पान था, हर चीज़ से पीछे थे। जिस समय यहाँ जब 77 में वो इलेक्शन लड़े तो उनका एक नारा था, गैया मरे तो चमड़ा फेंके, और मैया मरे तो दलित फेंके। आज उसका कॉन्सेप्ट आप देखिए कि कितना बदल गया। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। आज क्या है, गाय भी अगर कोई का मर जाएगा तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि वह चमार मेरा गाय जाके फेंकेगा। लेकिन आज देखिए, एक जो सामाजिक आर्थिक न्याय का जो अवधारणा है, वो रामविलास पासवान का शुरू से योगदान रहा है, चाहे जिस स्तर से रहा है। आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान जी जिस मंत्रालय में भी गए, कार्य की जो गति थी वो तीव्र थी। उनका जो कार्यशैली था उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते थे, वो काम की रफ्तार अधिक थी। क्या उस हिसाब से आज अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी जी को छोड़ के जी और कौन दिखता है आपको जो रामविलास पासवान जी की तरह काम किया? उस तरह का काम आपका ये
अपने बिहार का लालू जी को भी हम मानते हैं, क्योंकि उनका भी एक सामाजिक आर्थिक न्याय के पक्षधर के रूप में बहुत आगे रहे। और उसके बाद रामविलास पासवान इस स्तर से रहे कि कोई भी उनके दरवाज़ा पर कभी गया वो खाली नहीं आता था, चाहे चाय वो ज़रूर मिलता था। मेरा एक मित्र है, वो भी स्कॉलर है, अभी दिल्ली में है, तो जब बातचीत होती है, जिस समय उसको वो जात के कुशवाहा जी आते हैं, मैं यह नहीं बोलता हूँ जाति पात को तो मानते नहीं हैं, लेकिन जिस समय उनका एडमिशन नहीं हो रहा था, उस समय बाजबते वो मतलब पेपर बना के सिग्नेचर करा के और उसको रूम परमिट किए हैं। आज वह लड़का हमारे ही यूनिवर्सिटी में वह गेस्ट फैकल्टी में चयन हुआ है, जिसका नाम प्रेम कुमार जैन है। तो हम कैसे मान लें कि उस समय वो इस चीज़ को माने, लेकिन वो आम जन से जुड़े हुए थे। लेकिन आज पशुपति पारस को देख लीजिए, उनका आम जन स्वभाव नहीं हुआ है। वो चाह रहे हैं कि हमको ईद का चांद मिला हुआ है, चलिए हम अपने सत्ता में बैठल रहें।